हेलो बच्चों, हाउ आर यू। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो आपका हमारा शुरू कर रहे हैं, दैट इज़ द गैलीलियोज एक्सपेरिमेंट। जो हमने लास्ट लेक्चर में एंड किया था, वहाँ पे हमने बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस की डिस्कशन की थी। नेक्स्ट वन इज़ द गैलीलियोज एक्सपेरिमेंट्स। गैलीलियोज एक्सपेरिमेंट क्या है कि बेसिकली दीज आर नोन एज द थॉट एक्सपेरिमेंट्स। ये जस्ट इमेजिनेशन में ही सोचे गए थे और उसके बाद इनसे कंसेप्ट हमने फोर्स का निकालना है। ये किसने दिए थे? इन 17th सेंचुरी गैलीलियो गैलीलिई एन इटालियन साइंटिस्ट अपोज्ड एन आइडिया ऑफ द अरिस्टोटल। पहले अरिस्टोटल ने बोला था, चलो पहले हम अरिस्टोटल की बात कर लेते हैं। तो अरिस्टोटल ने क्या बोला था कि फोर्स क्या है? एक पर्टिकुलर क्वांटिटी है जो कांस्टेंट फोर्स इज नीडेड टू मूविंग बॉडी विद कांस्टेंट वेलोसिटी। इट मीन्स अगर हम किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो वो रेस्ट पे आ जाएगी। मीन्स अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग क्या था? अरिस्टोटल ने क्या बोला था कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कॉन्टीन्यूसली फोर्स अप्लाई करते रहेंगे तो वो मोशन में रहेगी, अदरवाइज अगर हम फोर्स अप्लाई करना बंद कर देंगे तो बॉडी क्या आ जाएगी? रेस्ट में आ जाएगी। ओके तो बट इसको गैलीलियो ने क्या कर दिया था? डिस्कार्ड कर दिया था। गैलीलियो ने बोला कि दिस इज़ द रॉन्ग। ओके कि गैलीलियो के अकॉर्डिंग क्या था कि अगर हमने एक बार एक बॉडी को कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव होने के लिए कंपेल कर दिया तो उसके बाद उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करने की हमें नीड नहीं है। ओके तो गैलीलियो ने के एक्सपेरिमेंट्स कैसे थे? तो वहाँ पे उसने क्या लिया, एक स्मूथ प्लेन वुडन बोर्ड लिए और उसने माना कि जो फ्रिक्शन है दैट इज़ ज़ीरो। जो फ्रिक्शन लेस सरफेसेस उसने कंसीडर किए, बोर्ड्स लिए उसने, जैसे यहाँ पे शो हो रहा है, ये देखो। तो वहाँ पे उसने क्या किया, ये सरफेस ए बी और सी डी दो प्लेन्स हैं, जैसे आपको शो हो रहे हैं। उसके बाद उसने क्या लिया, एक बॉल ली। बॉल को जैसे यहाँ पे डायग्राम में आपको शो हो रहा है, पॉइंट पी के से उसने इस बॉल को क्या किया, छोड़ दिया और थ्रो कर दिया। तो उसने ये देखा कि आपके पास अगर फ्रिक्शन ज़ीरो है, इस केस में हम क्या लेके चल रहे हैं कि फ्रिक्शन लेस सरफेस है, मीन्स फ्रिक्शन बिटवीन दिस बॉल एंड दिस सरफेस ए बी इज़ टोटली ज़ीरो है। तो उसने क्या देखा कि जब बॉल को पॉइंट पी के से हम छोड़ रहे हैं तो बॉल दूसरे सरफेस, दैट इज़ द सरफेस दिस वन, इसको हम नाम लेके चलें सी क्यू, ऑन द सरफेस सी क्यू, वो तब तक मूव होगी जब तक वो सेम हाइट गेन नहीं कर लेती जितनी हाइट से हमने उसको थ्रो किया था। जितनी हाइट से हमने बॉल को ऑन द सरफेस ए बी थ्रो किया था, वो जितनी देर वो सेम हाइट पर अटेन नहीं कर लेती उतनी देर वो क्या होती रहेगी, मूव होती रहेगी। ओके और सेकेंड केस में उसने क्या किया, ही हैज़ डिक्रीज्ड दिस एंगल, और हम इसको बोलते हैं स्लोप। उसने ये एंगल को क्या कर दिया, डिक्रीज़ कर दिया। और सेकंड सरफेस जो हम यहाँ पे सी डी सरफेस लेके चल रहे हैं, चलो इसको मैं नाम दे दी हूँ, बुक में नहीं है, तो सी डी सरफेस को थोड़ा क्या कर दिया, नीचे को स्लैंट कर दिया। स्लैंट कर दिया मीन्स उसकी स्लोप को कम कर दिया और द एंगल हमने क्या कर दिया, डिक्रीज़। अगेन उसने पॉइंट पी को हाइट एच से थ्रो किया। थ्रो करने के बाद उसने देखा कि बॉल उतनी देर मूव करती रहेगी जितनी देर वो हाइट एच गेन नहीं कर लेती। बट इन दिस केस जो डिस्टेंस उसने एक केस से ज़्यादा कवर कर लिया है। आफ्टर दैट उसने थर्ड केस में, और हम ऐसे बोल सकते हैं कि उसने क्या किया, ये स्लोप कम करता गया। ही स्टार्ट्स टू डिक्रीज दिस स्लोप, सीडी लाइन को, सीडी प्लेन को वो नीचे नीचे लेके आते रहे। तो उन्होंने देखा कि एट द ईच टाइम द बॉल इज़ गोइंग टू रीच एट द सेम हाइट बट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज़ गोइंग टू बी लार्ज। एंड लास्टली उसने क्या किया, जो सीडी प्लेन था उसको टोटली हॉरिजॉन्टल कर दिया और उसकी स्लोप को क्या कर दिया, दैट इज़ ज़ीरो। स्लोप को क्या कर दिया, ज़ीरो कर दिया, और दिस एंगल इज़ ज़ीरो। तो उसने देखा कि अगर पॉइंट पी से हम एक पर्टिकुलर हाइट एच से बॉल को थ्रो कर रहे हैं, तो जैसे हमने लास्ट 2 केसेस में देखा, तो बॉल तब तक मूव होती रहेगी जब तक वो हाइट एच तक नहीं पहुंच सकती। तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स तो ज़ीरो है। तो मीन्स उसने बोला कि अगर एक बार फोर्स अप्लाई करके आप किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो कर दोगे तो वो कॉन्टीन्यूसली मूव होता रहेगा, उसके ऊपर हमें कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। तो गैलीलियो कंक्लूडेड दैट for
कॉन्स्टिट्यूटिंग द मोशन इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन नो फोर्स इज रिक्वायर्ड, हमको कोई फोर्स रिक्वायर्ड नहीं है। तो दीज एक्सपेरिमेंट्स आर नोन एज द गैलीलियोज एक्सपेरिमेंट। एक्चुअली ये एग्जिस्ट नहीं होते, दीज आर द जस्ट थॉट एक्सपेरिमेंट्स, बिकॉज यहाँ पे हम टोटली फ्रिक्शन क्या लेके चल रहे हैं, ज़ीरो चल रहे हैं, बट अनटिल नाउ हम फ्रिक्शन को टोटली ज़ीरो नहीं कर पाए। ओके, तो उसके बाद जो इसका जो वर्क था, गैलीलियो ने जो काम किया उसको आगे किसने एक्सप्लोर किया, दैट वाज एक्सप्लोर्ड बाय द न्यूटन ने दिया था। न्यूटन ने क्या पढ़ा कि द मेन क्रेडिट ऑफ द बेटर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ द फोर्स एंड इट्स रिलेशन विद द मोशन गोज टू द न्यूटन। जो बेसिक आइडिया वो गैलीलियो ने दे दिया था, बट जो उसकी मेन जो एक्सप्लेनेशन थी दैट वाज गिवन बाय द न्यूटन। तो न्यूटन ने हमको 3 लॉ दिए जो हम सबको पता है। फर्स्ट इज द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या देता है आपको कि कोई भी ऑब्जेक्ट, अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड अ बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन विद द सेम स्पीड एंड इन द सेम डायरेक्शन अनलेस एन अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट ऑन इट टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और द यूनिफॉर्म मोशन। मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे ही रहेगा जहाँ वो यूनिफॉर्म मोशन की स्टेट में ही रहेगा जब तक हम उसके ऊपर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई नहीं कर देते। अनबैलेंस्ड फोर्स हमने पढ़ लिया। अनबैलेंस्ड फोर्स कौन सा होता है, जो फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। ओके, तो कोई भी न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहेगा जब तक हम उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं अप्लाई करते, और अगर ऑब्जेक्ट आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव हो रहा है तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ही मूव होगा जब तक हम उसके ऊपर फोर्स नहीं अप्लाई करते। ओके, तो हम अब न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। 2 पार्ट्स में डिवाइड कैसे करेंगे, ये तो था हमारा फर्स्ट पार्ट कि अगर आपके पास ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, एग्जांपल ले रहे हैं हम, एक ब्लॉक है यहाँ पे, एक फ्लोर पे पड़ा हुआ, जब तक आप इसको उठाओगे नहीं तो वो ऐसे ही पड़ा रहेगा। मीन्स जब तक हम इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे तो वो क्या रहेगा, कॉन्टीन्यूसली यहाँ पे एक प्लेस पे ही पड़ा रहेगा। और दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। और आप इससे बेटर एग्जांपल अपनी रूटीन लाइफ में और कंसीडर कर सकते हो कि आपकी क्लास में मैंने एक बेंच पे एक बुक को प्लेस कर दिया। ओके, अगर आप कोई उस बुक को उठाएगा नहीं तो वो सालों तक वहीं पड़ी रहेगी, टाइम पास हो जाएगा। मीन्स बुक की पोजीशन क्या रहेगी, सेम रहेगी। मीन्स जब तक हम उसको फोर्स लगा के उठाएंगे नहीं वो रेस्ट पे ही रहेगी। तो मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहेगा अनटिल वी हैव अप्लाइड सम फोर्स टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। सेकेंड क्या है कि अगर उसके ऊपर फोर्स 0 लग रहा है तो ये केस थोड़ा आपके पास हमारे लिए ऑकवर्ड हो जाता है अगर हम अपनी डेली लाइफ में कंसीडर करते हैं, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज एक्ट होता ही होता है वहाँ पे। कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है, सेकंड पार्ट क्या है इसका, कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है विद द, वो अपनी सेम स्पीड और सेम डायरेक्शन में ही मूव होता है जब तक वो हम उसके ऊपर फोर्स नहीं अप्लाई करते। तो आपके दिमाग में अब एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम अगर हम बॉल को एक फ्लोर के ऊपर रोटेट कर दें, रोल कर दें, तो वो कुछ टाइम बाद अपने आप रुक जाती है, तो वहाँ पे तो हमने फोर्स अप्लाई नहीं किया, तो ये तो न्यूटन फर्स्ट लॉ को क्या करिए, फेल करिए। बट नहीं, एक्चुअली वहाँ पे क्या है, कोई ना कोई फोर्स लग रहा है। जब बॉल किसी फ्लोर के ऊपर रोल करेगी तो बॉल और फ्लोर के बीच में एक वहाँ पे फोर्स एग्जिस्ट होगा, दैट इज़ कॉल्ड अ फ्रिक्शनल फोर्स। एंड फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज अपोजेस द मोशन। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है, मोशन को अपोज करता है। तो वो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से मोशन पे आ रही है, वहाँ पे फोर्स लग रहा है, द फोर्स इज़ नॉट जीरो। तो अगर एक्चुअली हम फ्रिक्शनलेस सरफेस कंसीडर कर लेंगे, फ्रिक्शनलेस सरफेस हम मान के चलेंगे, मान के नहीं मीन्स हम अगर जनरेट कर लें, जो अभी तक नहीं हम बना सके, ये टोटली फ्रिक्शन ज़ीरो हो जाए, तो जो बॉडी आपकी मोशन में, वो मोशन में ही चलती रहेगी जब तक आप उसको अपने हैंड से रोकोगे नहीं। ओके, दिस इज़ द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ने हमें क्या दिया है, बेसिकली न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफाइन द फोर्स। उसने डेफिनेशन ऑफ फोर्स दी है। डेफिनेशन ऑफ फोर्स क्या है, इट इज़ अ पुश और पुल विच चेंजेस और टेंड टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द बॉडी। जैसे हमने बोला कि कोई बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी जब तक हम उसके ऊपर फोर्स नहीं अप्लाई करें। तो फोर्स क्या हुई, फिजिकल क्वांटिटी है जो हमें चाहिए किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में लेके आने के लिए। एंड सेकेंड क्या हुआ कि हमने मोशन में थी उसको रोकना है, तो वहाँ पर भी हमें क्या चाहिए, एक फिजिकल क्वांटिटी चाहिए जिसको हम नाम क्या देते हैं, फोर्स बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज़ द इनर्शिया।
इनर्शिया क्या होता है आपके पास? इनर्शिया, चलो हम ऐसे बोलते हैं, इनर्शिया स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। व्हाट इज़ इनर्शिया? इनर्शिया क्या है? मैं पहले आपको एक यहाँ पे स्टोन दे रही हूँ, ठीक है। लेट अस सपोज इट्स मास इज़ द 2 kg एंड यू आर अप्लाइंग फोर्स टू मूव इट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे एक और स्टोन दे रही हूँ जिसका मास हम मान के चल रहे हैं दैट इज़ द 500 kg, ओके। तो मीन्स जो फर्स्ट केस में आपको अपने दोनों स्टोन्स को मूव करना है। अगर फर्स्ट केस में आप 2 kg वाले स्टोन को तो हम इजीली मूव कर लेते हैं, वाई? क्योंकि वहाँ पे हमको फोर्स कम लगाना पड़ता है। और वहीं पे अगर हम बात करें 500 kg वाले स्टोन की, तो वहाँ पे हमको क्या फोर्स क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। तो मीन्स क्या है बेसिकली, तो ये दोनों स्टोन्स क्या है? अपोजिशन दे रहे हैं, मतलब वो अपोज करें, वो चाहते नहीं कि अपनी पोजीशन को चेंज करें। तो पोजीशन चेंज करने के लिए हमें बाहर से कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ये देखिए, जो 2 kg वाला था उसके लिए हमें फोर्स कम अप्लाई करना पड़ा, मीन्स हमें रेजिस्टेंस कम मिली, अपोजिशन हमें कम मिल रही है। और जो 500 kg वाला स्टोन है उसके लिए हमें फोर्स क्या ज़्यादा लगाना पड़ रहा है, तो उसके लिए क्या आपके पास हमें फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ रहा है, मीन्स अपोजिशन हमको ज़्यादा मिल रही है। तो मीन्स दिस अपोजिशन इज़ नोन एज द इनर्शिया ऑफ द बॉडी। मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट है जो अपनी पर्टिकुलर स्टेट को चेंज होने से रेजिस्ट कर रहा है, वो चाहता नहीं कि अपनी स्टेट को चेंज करूँ। स्टेट का मीनिंग क्या होता है? वो मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है, वो रेस्ट में है तो रेस्ट में होना चाहता है, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव हो रहा है तो वो उसी डायरेक्शन में ही मूव होना चाहता है, वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करना चाहता। तो दैट इज़ कॉल्ड द इनर्शिया। इनर्शिया क्या है? इट इज़ अ टेंडेंसी, inertia is the tendency of a body to oppose any change in its state of rest or motion is called the inertia. inertia क्या है आपके पास? ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट को चेंज नहीं करना चाहता, तो जो अपोजिशन अपनी स्टेट चेंज करने के लिए नहीं दे रहा, वो दे रहा है हमें, दैट अपोजिशन इज कॉल्ड द inertia. Inertia is of the 3 types. First is the inertia of rest. inertia of rest. इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहेगा, वो मूव अपनी मीन्स वो मोशन में नहीं आना चाहता। तो वो जहाँ पे अपोजिशन हमें मिलेगी उस अपोजिशन को हम बोलते हैं दैट इज़ कॉल्ड द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अवर बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट इज़ कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसकी बड़ी अच्छी सी मैं एक एग्जांपल देती हूँ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट में क्या होता है कि सपोज़ कीजिए आप बस में बैठे हो, ठीक है, बस स्टेशनरी है, उसके बाद बस एकदम चलने लगती है, एकदम चलने लगती है तो आपकी बॉडी कौन सी डायरेक्शन में मूव होती है? द पर्सन एक्सपीरियंस अ जर्क बैकवर्ड्स, मीन्स आप पीछे को गिरते हो। बस एकदम चलती है तो आप क्या है पीछे को मूव होना, पीछे को गिरना शुरू होते हो, ठीक है। तो उसका रीज़न क्या है? यू आर सिटिंग इन द बस और यू आर स्टैंडिंग इन द बस, दो ही कंडीशंस हो सकती है ना। तो वहाँ पे जब बस एकदम चलेगी तो जो आपका लोअर पार्ट बॉडी का है जो बस के साथ कांटेक्ट में है वो तो मोशन में आ जाएगा, बट जो आपका अपर पार्ट है बॉडी का वो क्या चाहता है कि आई वॉन्ट टू स्टे एट रेस्ट, मैं अपनी रेस्ट की पोजीशन चेंज नहीं करना चाहता, तो वो वहाँ पे ही रहता है और आपका लोअर पार्ट क्या है वो आगे निकल जाता है एंड यू फील बैकवर्ड जर्क। दिस इज़ द इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड दिस इज़ द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सेकेंड है, आपके घर में कोई फ्रूट ट्री लगा हुआ है तो उसके ऊपर जो ट्री है, ट्री के ऊपर जो फ्रूट्स हैं वो पक चुके हैं, आप उनको उतारना चाहते हो तो बट जो आपका हैंड नहीं जा रहा, तो आप क्या करते हो? आप एक स्टिक लेते हो, स्टिक लेके उस ब्रांच को शेक करते हो, शेक करने के बाद क्या होता है वो जो राइप फ्रूट्स होते हैं वो क्या डिटैच हो जाते हैं और वो नीचे गिर जाते हैं। उसका कारण क्या है कि जब आप ब्रांच ऑफ ट्री को शेक करोगे तो ब्रांच ऑफ ट्री तो मोशन में आ जाएगी, बट जो फ्रूट है वहाँ पे वो क्या कहेगा? मैं तो रेस्ट पे ही रहूँगा, मैं नहीं अपनी पोजीशन चेंज करता। अगर वो अपनी पोजीशन नहीं चेंज करेगा तो वो वहाँ पे रहेगा और ब्रांच क्या निकल जाएगी? आगे निकल जाएगी और वो वहाँ से क्या हो जाएगा? डिटैच हो जाएगा एंड इट विल फॉल डाउन, मीन्स इट हैपन्स ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। नेक्स्ट, आप अपने घर में देखते हो कि अगर कोई आपके पास चटाई है, चादर है, आप उसको झाड़ना चाहते हो, आप उसको झाड़ते हो तो डस्ट पार्टिकल्स नीचे गिर जाते हैं। उसका रीज़न यही है कि अगर आप उसको पर्टिकुलर जो भी आपका पीस है क्लोथ का, अगर उसको मूव करते हो, मूव करने के बाद क्या होता है कि आपका जो
कारपेट है जो और क्लोथ और पीस है वो तो आगे निकल जाता है, जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो रेस्ट पे ही रहते हैं, वो कहते हैं नहीं हम तो यहीं पे रहेंगे, हमने नहीं मूव होना, तो वहाँ पे रहते हैं, तो वो एयर में नीचे गिर जाते हैं और जो आपका कारपेट है दैट मूव्स अहेड। ड्यू टू दिस इट हैपन्स ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ओके, नेक्स्ट इज द विंडो पेन की हम अगर बात करें कि अगर एक बुलेट गोली की शीशे के साथ टकराती है, विंडो पेन के साथ, जो खिड़की का शीशा होता है उसके साथ टकराती है, तो वहाँ पे एक होल करके निकल जाती है, बाकी का शीशा एज इट इज़ रहता है आपका ग्लास। तो इसका ये रीज़न क्या है कि जब एक बुलेट एक विंडो पेन के साथ स्ट्राइक करती है तो बुलेट की स्पीड बहुत ज़्यादा हाई होती है। ओके, बुलेट की स्पीड हाई होती है, तो जितना जितना एरिया उस बुलेट के कांटेक्ट में आता है वो तो मोशन में होता है, मोशन में आ जाता है, बट जो साइड वाला एरिया होता है वो बोलता है कि नहीं आई वांट टू स्टे एट रेस्ट। तो दैट्स वाई जहाँ बुलेट स्ट्राइक करेगी वहाँ से क्या होगा, आपके पास जो एक होल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे ऐसे बोलोगे कि मैम बुलेट स्ट्राइक कर रही है तो होल हो रहा है, अगर एक स्टोन लगेगा वहाँ पे तो वहाँ तो पूरे का पूरा जो आपका विंडो पेन क्रैक हो जाता है। उसका रीज़न ये क्या है, बुलेट की स्पीड क्या होती है, हाई होती है, तो वो वहाँ पे बहुत कम टाइम मिलता है टू शेयर द डिस्टर्बेंस। मीन्स जो ग्लास पार्टिकल्स हैं उनके लिए डिस्टर्बेंस शेयर करने का जो टाइम होता है बहुत कम होता है, तब तक जो बुलेट आगे निकल जाती है वो रेस्ट पे रहती है। अगर आप एक स्टोन की बात करोगे, स्टोन स्ट्राइक कर रहा है तो स्टोन की स्पीड क्या होगी, लो होगी। स्टोन की स्पीड लो है तो विंडो पेन के एवरी पार्ट को टाइम मिल जाएगा टू शेयर द डिस्टर्बेंस। अगर डिस्टर्बेंस होगी तो एवरी पार्टिकल विल बी इन द मोशन में आ जाएगा, अपनी वो रेस्ट की स्टेट छोड़ने के लिए वहाँ पे जो कंपेल हो जाएगा। तो ड्यू टू दिस जो विंडो पेन है अपना कम्प्लीटली मूव हो जाता है, मूवली क्या होता है वो कम्प्लीटली टूट जाता है वो। ठीक है, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ इनर्शिया इज द इनर्शिया ऑफ मोशन। तो जहाँ पे हमने इनर्शिया ऑफ मोशन रेस्ट की बात की थी तो वहाँ पे मैंने 2 स्टोन्स की बात की थी। अब हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं 2 बॉल्स की। 2 क्रिकेट बॉल्स हैं आपके पास, 2 डिफरेंट वेलोसिटी के साथ आ रही हैं। सपोज़ कीजिए एक 2 मीटर पर सेकंड से आ रही है और एक 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है, तो किसको रोकना ज़्यादा आपके पास हार्ड होगा, जो 1 किलोमीटर पर आवर से आ रही है। उसको रोकने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी ना, तो मीन्स वहाँ पे आपके लिए क्या है, जितनी स्पीड ज़्यादा होगी उतना ही क्या होगा, वहाँ पे हमें अपोजिंग फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा। मीन्स हमें एक जो ऑब्जेक्ट मोशन में है वो क्या दे रहा है, अपोजिशन दे रहा है कि मैं मोशन में ही रहना चाहता हूँ, मैं अपनी जो चेंज नहीं करना चाहता, स्टेट ऑफ मोशन। तो जो ये प्रॉपर्टी होगी जो यहाँ पे रेजिस्टेंस आएगी आपको आपके पास ऑफर्ड बाय द ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन इज़ कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन। उसको क्या बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन। तो इसकी जो फर्स्ट एग्जांपल है, जैसे हम बस की एग्जांपल लिए थे, फर्स्ट केस में हमने ऐसे बोला था कि बस रेस्ट पे सडनली मूव हो रही है। अब मैं ऐसे बोल रही हूँ कि बस मूव हो रही थी, सडनली रेस्ट पे आ गई, बस क्या हो गई, सडनली रेस्ट पे आ गई। तो आपको क्या लगता है, आपको धक्का फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगता है, यू विल स्टार्ट टू फेल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। आप आगे की डायरेक्शन में जो है फॉल डाउन होते हैं। उसका रीज़न क्या होता है कि जब बस आपकी सडनली रेस्ट पे आती है तो जो लोअर पार्ट है बॉडी का वो रेस्ट पे आ जाता है, रेस्ट पे आएगा, और जो अपर पार्ट है वो क्या चाहता है कि नहीं आई वॉन्ट टू स्टे इन मोशन, मैं तो मोशन में ही रहूँगा। द अपर पार्ट स्टेज टू बी इन मोशन एंड ड्यू टू दिस जो अपर पार्ट है आगे निकल जाता है, लोअर पार्ट क्या रह जाता है आपका रेस्ट पे आ जाता है, एंड ड्यू टू दैट यू विल फील द जर्क इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ओके, सेकेंड, अगर हम बस की एग्जांपल ही लें कि अगर एक पर्सन जंप कर रहा है फ्रॉम द मूविंग बस इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बस, वो क्या है, फॉरवर्ड फॉल होता है। तो इसीलिए अब अगर आप बस से उतरते हो तो आपको, चलती बस से उतरते हो, आपको इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि आपने एकदम नहीं रुकना, थोड़ा चलते रहना बस के साथ। उसका रीज़न क्या है, अगर आप बस से उतरे हो, बस में हो तो आपकी बॉडी मोशन में है, जब बस से एकदम उतर के आप रेस्ट पे खड़े जाओगे तो आप आगे की ओर गिर जाते हो। ठीक है, तो अगर आपने एकदम बस से नीचे उतर के रेस्ट पे होगे तो आपके जो फीट हैं वो क्या आगे रेस्ट पे आगे, बट जो अपर पार्ट है बॉडी का वो क्या रहेगा, मोशन में ही रहना चाहेगा ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। एंड ड्यू टू दिस रीज़न आपका लोअर पार्ट बॉडी का रेस्ट पे रहेगा और अपर पार्ट क्या जाएगा आगे को, एंड यू विल फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ओके, बट अगर आप साथ में चलते रहोगे तो तब तक आपकी बॉडी पूरी की पूरी
जो यूज टू हो जाएगी दैट सिचुएशन के, एंड आप गिरोगे नहीं। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम लें, एन एथलीट रन्स फॉर वाइल बिफोर टेकिंग अ लॉन्ग जंप, द मोशन गेन्ड बाय द एथलीट हेल्प हिम टू टेक अ लॉन्गर जंप। इसमें क्या है कि अगर आप लॉन्ग जंप मारना चाहते हो तो आप पीछे से भाग के आते हो, एक पॉइंट पे रुक जाते हो, रुकने के बाद आपका जंप हाई होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप मोशन में थे तो एकदम रुकोगे तो वो रेजिस्ट करेगा, यू विल फील द फोर्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, एंड आप क्या जाओगे, आगे जाओगे, जो आपका जंप होगा दैट विल बी मोर हाई। ओके, next one is the when we switch off a fan it continue to rotate for a while due to inertia of motion। आप फ़ैन को बंद कर देते हो, बंद होने के बाद भी कुछ देर वो धीरे धीरे चलता रहता है, उसके बाद रेस्ट पे आता है। इसका कारण क्या है कि जब वो फुल स्पीड पे चल रहा था उसमें क्या था, इनर्शिया ऑफ मोशन था। आपने स्विच बंद कर दिया तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद होगी, बट उसमें एक रेजिस्टेंस आ रही है, वो चाहता नहीं कि आई वॉन्ट टू स्टे एट रेस्ट, वो रेस्ट पे नहीं आना चाहता, तो ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ मोशन वो रोटेट होता रहता है, एंड कुछ टाइम बाद वो रेस्ट पे आ जाता है, क्योंकि वहाँ पे एयर रेजिस्टेंस एक्ट हो रही है। अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं होगी मींस एयर क्या उसके ऊपर फोर्स लगा रही है, अगर एयर फोर्स नहीं लगाएगी तो आपका जो फ़ैन है वो कॉन्टीन्यूसली मूव होता ही रहेगा। ओके, नेक्स्ट वन इज़ द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है कि अगर एक ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहा है तो वो उसी डायरेक्शन में ही चलना पसंद करता है, वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करना चाहता। ओके, तो इस रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, दिस रेजिस्टेंस इज कॉल्ड द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। जैसे इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल क्या है, आपके पास एक स्टोन है, उसको आपने थ्रेड के साथ टाई किया और सर्कल में उसको रोटेट कर, अगर आप एक पर्टिकुलर पॉइंट पे थ्रेड को छोड़ दोगे तो वो उसी डायरेक्शन में फ्लाई हो जाता है, इट विल फ्लाई इन द डायरेक्शन। तो मीन्स वो अपनी ही डायरेक्शन में मूव होना चाहता है, वो अपनी डायरेक्शन छोड़ना नहीं चाहता। दिस इज़ द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। उसके बाद और एग्जांपल, अगर बस में बैठे हो तो बस स्ट्रेट जा रही थी, एकदम वो मुड़ना शुरू कर देती है, टर्न लेती है तो आपकी बॉडी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही मूव होती है, आपको एक धक्का सा लगता है ना, दैट इज़ ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, क्योंकि आपकी बॉडी जिस डायरेक्शन में मूव हो रही थी, बॉडी वांट टू स्टे इन दैट डायरेक्शन, वो उसी डायरेक्शन में ही रहना चाहती है, तो उसको हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। नेक्स्ट इज द इनर्शिया ऑफ मास। इनर्शिया एंड मास, इनर्शिया एंड मास के बीच में हमने रिलेशन फाइंड आउट करना है। जैसे मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रही थी, यहाँ पे हम कर रहे हैं इनर्शिया एंड मास। एक आपके पास 2 kg का स्टोन है, एक आपके पास 500 kg का स्टोन है, ठीक है। तो जितना मास ज़्यादा है उतनी अपोजिशन आपको क्या मिल रही है, ज़्यादा मिल रही है। जितना मास कम है उतनी अपोजिशन क्या होगी, आपको कम मिलेगी टू चेंज द स्टेट ऑफ दिस स्टोन। तो मीन्स इनर्शिया क्या है आपके पास, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास, और मास मेजर्स द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जितना मास ज़्यादा होगा उतना ही क्या होगा आपके पास, इनर्शिया ज़्यादा होगा ऑब्जेक्ट का, जितना मास कम होगा उतना ही इनर्शिया क्या होगा आपके पास, कम होगा। ओके, तो ये था आपके पास इनर्शिया। सो वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर द नेक्स्ट टॉपिक्स।